अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की क्लास बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको सीखने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्रोग्राम ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें बटन दबाते हैं तो आपको प्रोग्राम कुछ कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है, तो ये सब किसने बताया? उसको प्रोग्रामर ने बताया। सो ज़रा आप ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोग्रामर कौन होता है। आई होप आप लोगों ने अपना रजिस्टर अपने पास रखा होगा और आप लोग ये चीज़ें नोट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। Programmer, the person who knows how to write a computer program correctly is known as a programmer. Simple. Okay. और बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामर राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामर जिस ज़बान में ये प्रोग्राम लिखता है, जिस स्पेशल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखता है, उसको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और अब हम लोग समझते हैं कि सी क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। सो सी आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने सॉफ्टवेयर टर्बो सी प्लस प्लस पे। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, टर्बो सी प्लस प्लस। ओके, तो अब देख लेते हैं कि बेसिकली ये एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर वो होता है जिस पर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं और उसको चेंज करते हैं। ठीक है। कंपाइलर, बेसिकली कंपाइलर का मकसद ये होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है हमारा कंपाइलर। सिंटैक्स, लिखने के तरीके को कहते हैं। किसी भी चीज़ के लिखने के तरीके को हमारे यहाँ सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम लोग उसके सेक्शंस बनाते हैं, वो आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज सिंटैक्स। रूल्स के सेट को सिंटैक्स बोला जाता है। यहाँ पे जो हम लोग ग्रामेटिकल फॉर्म्स में चीज़ें लिख रहे होते हैं, अगर हम उसमें कुछ गलती करते हैं तो वहाँ सिंटैक्स एरर आ जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग पहले कि आप देखें कि कंप्यूटर को हमने बताया कि स्पेलिंग्स हैं ABC, सपोज कर लेते हैं। तो अगर आप ABD लिख देंगे गलती से तो कंप्यूटर उसको कंसीडर करेगा एक एरर, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता व्हाट इज़ ABB, उसको ये पता है ABC सी। सो वहाँ पे कंप्यूटर हम लोग को एरर दे देगा, तो उसको कहते हैं सिंटैक्स और सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स लिखने को तरीके को कहते हैं और लिखने के तरीके में अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स एरर। ओके, सो अब बेसिकली हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स को बेसिकली कहा जाता है सी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से ही बता दिया कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। लाइक प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का क्या मतलब है कि प्रिंट फॉर्मेट, या ठीक है, इसको ऐसे का ऐसा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसको भी आगे जाके हम लोग देखते हैं। ओके, सो रिजर्व वर्ड्स मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गए होंगे। प्री डिफाइंड वर्ड्स, ठीक है, या प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं इनको, या कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है उसको लिंक और हेडर सेक्शन कहा जाता है। दूसरे सेक्शन को मेन सेक्शन कहा जाता है और तीसरे सेक्शन को बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो हेडर फाइल्स हैं वो हैं हमारे पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब ये स्टूडियो का क्या मतलब है? STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद आप लोगों को एक लाइब्रेरी नज़र आ रही होगी, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो का यहाँ मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब ये क्या है? ये वो फाइल्स हैं जिसमें ये कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स स्टोर किए गए हैं। मतलब अगर हम लोग ये लाइब्रेरी फाइल्स कंप्यूटर को नहीं देंगे
या सी में पहले नहीं लिखेंगे तो उसको ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे और वो वहाँ पे दोबारा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ये लाइब्रेरी फाइल्स और इसके रिजर्व वर्ड्स उसको बताने पड़ेंगे जो कि लाइब्रेरी में स्टोर हैं। तो यहाँ पे ये सेक्शन लिखना ज़रूरी है। इसमें से कुछ हमारे पास कीवर्ड्स पहले वाले में studio.h में स्टोर है और कुछ conio.h में स्टोर है। तो ये .h क्या है, इस फाइल का एक्सटेंशन है। हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। mp3 सॉन्ग्स का अपना एक्सटेंशन है .mp3, वीडियो सॉन्ग्स का अपना एक्सटेंशन होता है MP4, JPG पिक्चर के लिए होता है, PNG पिक्चर के लिए होता है। सो यहाँ पे हेडर फाइल्स का एक्सटेंशन यहाँ पे रखा हुआ है .h। ओके, सो अब हम लोगों ने हेडर फाइल के एक्सटेंशन को भी समझ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंटेक्स हमारा बेसिक यही है, सिंटेक्स लिखने का तरीका। स्टार्टिंग बेसिक सिंटेक्स इसी को बोलते हैं। हेडर फाइल आएंगी, उसके बाद वॉइड मेन। वॉइड मेन क्या होता है? बेसिकली वॉइड मेन तब लिखा जाता है जब कंप्यूटर से रिटर्न में कोई वैल्यू वापस ना लेनी हो। ठीक है, वॉइड ज़ीरो, नल। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम लोग ये लगाते हैं करली ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने इसी ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ये हमारी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है। जो हम लोग फंक्शन ऊपर वॉइड मेन लिखा उसी का आगे ये बॉडी है और पूरा प्रोग्राम हमने इसी के अंदर करना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को सिंटेक्स, बेसिक सिंटेक्स समझ आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर। सो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स जो हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बुलाएंगे सी लैंग्वेज में इंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्लोट नंबर्स जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, लाइक 2.5, 7.5, ये वो जो भी है। ठीक है, तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ को कहते हैं फ्लोट और इसका शॉर्ट फॉर्म फ्लोट ही है हमारे पास। ओके, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आता है करेक्टर। ठीक है, ए से लेकर जेड तक की वैल्यूज़। ठीक है, उसमें जो जितनी मर्जी करेक्टर वैल्यूज़ आप लोग लिखें, मतलब बेसिकली जो हम लोग जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं हम लोगों को, इसका शॉर्ट फॉर्म है चर, CHAR। ओके, सो आप फॉर्मेट, इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? लाइक अगर हम लोगों ने कहीं बताना है कि हम लोगों को इंटीजर वैल्यू लिखनी है या ये इंटीजर वैल्यू है या यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे परसेंटेज। इंटीजर के लिए हम लिख सकते हैं D और I, परसेंटेज DI। फ्लोट के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज F और उसी के अलावा करेक्टर के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज C। तो ये इन फॉर्मेट्स को स्पेसिफाई करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, सो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए। अब हम एक फंक्शन देख लेते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ फंक्शन। फिलहाल मैं जल्दी से टर्बो C++ को ऑन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे टर्बो C++ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे और स्टार्ट टर्बो C++, यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये एक प्रोग्राम है जिसको मैं फ़िलहाल बंद करके न्यू प्रोग्राम कर रहा हूँ। ओके, सो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जल्दी से मैं हेडर फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा #include एंगल ब्रैकेट STDIO studio.h और एंगल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद #INCLUDE एंगल ब्रैकेट conio conio.h और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरी होगी हेडर फाइल्स। वॉइड मेन, क्योंकि मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न में वापस नहीं चाहिए, और इसको इस तरह से बंद कर देंगे क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट्स के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैंने ले लिए ब्रैकेट्स, हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। इसमें मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ का सिंटेक्स है कि ओके वेट, सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ओके, सो प्रिंट एफ का फंक्शन जो सिंटेक्स है वो ये है कि आप प्रिंट एफ लिखते हैं, सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप लोगों को लिखना होगा जो भी आपका
होगा, उसके बाद आप इसको यूं बंद करके सेमी कॉलन लगा देंगे। अब सेमी कॉलन क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, मतलब हम लोगों ने कंप्यूटर को ये बता दिया कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई। जैसे हम लोग इंग्लिश में या उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में कोई लाइन ख़त्म या सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके बाद डॉट लगाते हैं, यहाँ हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो भी इसके अंदर लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, ये ऐसे का ऐसा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, सो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने का तरीका है हमारे पास यहाँ पे रन, यहाँ कंपाइल पे भी आप लोग जा सकते हैं, ऑल्ट F9, और यहाँ पे डायरेक्ट रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल F9। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको रन किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, मैं दोबारा कंट्रोल F9 दबा रहा हूँ लेकिन छोटा सा वो झलक आती है और चली जाती है। इसकी रीज़न क्या है, जब सी लैंग्वेज के अंदर जब तक हम लोग हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो उसका रिज़ल्ट दिखा के उसको डिसअपेयर कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों के पास एक छोटा सा चीट हैक है जिसका नाम है गेट सी एच, GETCH, गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है कि ये प्रोग्राम को तब तक रोक के रखता है जब तक यूज़र कोई एक करेक्टर वैल्यू एंटर नहीं करता। वो करेक्टर वैल्यू हमें दिखेगी नहीं और वो एक ही करेक्टर वैल्यू होगी। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं गेट सी एच, गेट करेक्टर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो अब मैं कंपाइल करता हूँ कंट्रोल F9 एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है लेकिन 2-3 बार एग्जीक्यूट हुआ है। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक और कमांड जिसका नाम है CLRSCR, CLRSCR। सो CLRSCR क्या करता है, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रिंट एफ वैसे का वैसा ही प्रिंट हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो भी आप जैसा भी लिखेंगे उसको वैसे का वैसे ही प्रिंट करेगा। अब जैसे मैं ये ओ कैपिटल लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने भी ओ कैपिटल ही लिखा है, तो जैसा आप लिखेंगे ये उसको वैसा ही लिखेगा। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग ने अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हम लोग उनको भी डिस्कस कर लें और फर्दर चीज़ों को भी डिस्कस कर लें। सो ये हेलो वर्ल्ड को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ वेलकम टू माय प्रोग्राम। ओके, सो मैंने ये लिख दिया, इसको अब रन करते हैं। तो यहाँ पे इतना लिखा आ गया। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं एक इस्केप सीक्वेंस के बारे में। इस्केप सीक्वेंस में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं चीज़ें करने के लिए। \n लिखूंगा और उसके बाद मैं अपना जो भी लाइन लिखूंगा वो उस नीचे वाली लाइन पे आएगी। ओके, जैसे HTML में हम लोगों ने BR टैग पढ़ा था, उसमें कैसे वो लाइन को ब्रेक कर देता था, तो यहाँ पे \n लाइन को ब्रेक करता है। सो प्रेस एंटर टू स्टार्ट। ओके, सो अब इसको रन करते हैं। सी उसने लिखा वेलकम टू माय प्रोग्राम और प्रेस एंटर टू स्टार्ट। जब हम एंटर करेंगे तब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नीचे गेट सी एच लगा होगा तो उसको करेक्टर को वैल्यू जब तक हम करेक्टर नहीं देंगे या एंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, अब इसके नीचे आ रहा हूँ मैं गेट सी एच के। ओके, सो यहाँ पे मैं इसके नीचे आ जाता हूँ जल्दी से। ओके, सो यहाँ पे अब मैं अपना फर्दर आगे प्रोग्राम लिखता हूँ। एक और प्रिंट एफ, हम एक बेसिकली कैलकुलेटर बना रहे हैं जो एडिशन को परफॉर्म करेगा। ओके, प्रिंट प्रिंट एफ। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। सो अब मैं इसको यहाँ पे स्कैन एफ, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं स्कैन एफ। स्कैन एफ एक ऐसा हमारे पास फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट वैल्यू लेता है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा है कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूज़र कोई ना कोई नंबर एंटर करेगा, तो एंटर कहाँ पे करेगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग स्कैन एफ लेंगे, SCANF ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कोमास और उसके बाद सेमी कोलन। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फ़र्क है, हमें यहाँ बताना होगा कि जो यूज़र वैल्यू देगा वो स्टोर कहाँ पे होगी। इसलिए सबसे पहले मैं कुछ कुछ इंटीजर वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो कि जिसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ इंट
ए कोमा बी कोमा सी और यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन। सो जो पहली वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर होगी, दूसरी बी में और तीसरी सी में। अभी देखते हैं कि क्या कैसे। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज डी। क्यों? क्योंकि यूज़र वैल्यू देगा इंटीजर में। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, तो वैल्यू आने वाली है इंटीजर में। 0 से लेकर 9 तक में वो कोई भी नंबर देगा। ओके, उसके बाद हम लोग लगाएंगे इन्वर्टेड कोमास के बाद कोमा एम्परसेंट का साइन, मतलब एंड का साइन, और बताएंगे कि ये वैल्यू जो यूज़र की तरफ से आएगी वो स्टोर कहाँ पे होगी। तो ए में स्टोर होने वाली है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा स्कैन एफ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो आके ए में स्टोर हो जाएगी मेमोरी के अंदर। फिर लिखेंगे प्रिंट एफ, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और उसके बाद सॉरी इन्वर्टेड कॉमास और सेमीकोलन। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर सेकेंड नंबर। ओके, यहाँ मैंने सेकंड नंबर लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे भी सेकंड नंबर लिखने के लिए उसको एक स्कैन एफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कैन एफ और जल्दी से मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे परसेंटेज डी, क्योंकि दोबारा इंटीजर वैल्यू ही देगा तो इंटीजर वैल्यू उसको प्लस करना है। और कोमा, इसके बाद हम कोमा लगाएंगे हमारे दोनों, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के बाद एम्परसेंट बी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है वो इंटी बी में जाके स्टोर होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमें कंप्यूटर को बताना है कि इन दोनों वैल्यूज़ के साथ करना क्या है। सो सी असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इज इक्वल्स टू नहीं है, याद रखिएगा। सी लैंग्वेज के अंदर इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स के साइन को कहते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ए प्लस बी, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ए प्लस बी और सेमीकोलन। नीचे आ जाते हैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ और यहाँ पे सेमीकोलन। इसके अंदर मैं जाके लिख देता हूँ कि आंसर इज परसेंटेज डी। जो आंसर आने वाला है वो भी इंटीजर होगा, तो परसेंटेज डी। जो भी वैल्यू, याद रखिएगा, जो भी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे आने वाली है वो इन इन्वर्टेड कोमास के दरमियान होगी जो आउटपुट पे दिखेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि जो आउटपुट पे वैल्यू आएगी कंप्यूटर की तरफ से वो स्टोर कहाँ पे होगी। तो वो जाके स्टोर होगी जी परसेंटेज सी, सॉरी सी में हमारे पास। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एम्परसेंट सी, एम्परसेंट सॉरी एम्परसेंट नहीं, यहाँ पे एम्परसेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं कोमा लगाऊंगा और सी लिख दूंगा। ओके, यहाँ तक ये हमारा काम हो गया। तो जो वैल्यू आएगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। यहाँ मैं एक और गैच लगा रहा हूँ ताकि स्क्रीन को होल्ड करे। गैच बेसिकली क्या है, एक स्क्रीन होल्ड कमांड है जिसकी मदद से आउटपुट स्क्रीन रुकी रहती है। ओके, गेट सी एच। ओके, यहाँ पर गेट हो गया। अब मुझे बस एक काम करना है, ये वॉइड मेन को यहाँ से हटा के इसको इंट मेन करना है। ओके, सो अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ। सी हमारे पास आ रहा है, जैसे कि यूज़र को दिखना चाहिए वेलकम टू माय प्रोग्राम, प्रेस एंटर टू स्टार्ट। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। सो मैं अपना पहला नंबर एंटर कर रहा हूँ 10, एंटर दबा रहा हूँ। तो अब वो कहता है एंटर सेकंड नंबर, तो मैं सेकंड नंबर एंटर कर देता हूँ 50 और फिर मैं एंटर करता हूँ। सो आंसर इज 60। ओके, सो ज़रा एक और बार एंटर दबा के पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे एक और बैक स्लैश लगानी है यहाँ पे, ताकि जो मेरा एंटर फर्स्ट नंबर है वो ज़रा नीचे वाली लाइन पे, उसी लाइन पे ना आए। तो मैं यहाँ जल्दी से जाके जल्दी बैक स्लैश एन लगा देता हूँ। अब इसको कंपाइल करते हैं। सो अब आप लोग देख सकते हैं दोबारा लिखा हुआ है वेलकम टू माय प्रोग्राम, प्रेस एंटर टू स्टार्ट। मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 30, एंटर आंसर इज 40। सो हमारा बेसिक सा प्रोग्राम बन चुका है और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी हर एक चीज़ की। सी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है।
अगर आप इसको समझने लगें, प्रैक्टिस करें तो समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार देखने से समझ आ गई, प्रैक्टिस करने से ये समझ आएगी, वरना नहीं आएगी, वरना एरर्स आएंगे। अब मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ एरर किस तरह आता है। सपोज कर ले मैंने यहाँ पे ये सेमीकोलन नहीं लगाया, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये देख लें एरर आ गया हमारे पास। वो बता रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन जी मिसिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। ओके, सो मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ओके, सो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये कंपाइल हो गया। वेलकम टू माय प्रोग्राम, प्रेस एंटर टू स्टार्ट। 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 40। ओके, सो अगर आप लोगों को यही प्रोग्राम एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का बनाना है तो सिंपली क्या करना होगा कि यहाँ a प्लस बी को हटा के a माइनस बी करना होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी। इसको कंपाइल करते हैं, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। ओके, सो अगर इसको मल्टीप्लाई का बनाना है तो हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरिक का साइन, जिसको मल्टीप्लाई का साइन कहा जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। स्टेरिक का साइन 8। ओके, ये आ गया स्टेरिक का साइन। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये यहाँ पे कंपाइल हो गया। अब मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 20 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, तो देखते हैं क्या। तो सॉरी, मैंने ज़ीरो कर दिया। तो आपने ये भी देखा कि ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही आता है। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसने आंसर दे दिया 40। अगर इसी को डिवाइड का बनाना है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्लैश लगाएंगे और ये डिवाइड का प्रोग्राम बन जाएगा। डिवाइड के साइन को यहाँ पे स्लैश के तौर पे यूज़ किया जाता है। ओके, सॉरी, स्लैश को डिवाइड के साइन के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो 10 डिवाइडेड बाय 5, सो 2, हर किसी केस में 2 आएगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा सी लैंग्वेज सीखने में। अभी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है तो वो भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, सुकून से करेंगे। और वीडियोस आएंगी सी लैंग्वेज पे जो आसान होंगी। लेकिन आज बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और अगर समझ आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, लेकिन ज़रूरत है आपके मोटिवेशन की, जो कि लाइक्स और सब्सक्राइबर्स से मिलेगी। सो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।